का तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो है ना वो टोटल गट फीलिंग के ऊपर लोग कहते हैं कि चलो जी लेट्स डू समथिंग। ये जो गट फीलिंग के ऊपर या आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर या आप अपने एजुकेशन की बेसिस के ऊपर, अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये एक्सपर्ट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जो डिसीजन मेकिंग एक डॉक्टर कर रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर जो है जब वो एक डिसीजन मेकिंग करता है कि अच्छा मे बी वी शुड डू दिस टेस्ट और मे बी वी शुड गिव दिस मेडिसिन टू द पेशेंट, ये एक्सपर्ट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। डॉक्टर ने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंसेस है उसके, जिसकी बेसिस पे कर रहा है। दिस इज यू नो एज अपोज टू कि आपका डेटा क्या कह रहा है। अगर आपके पास डेटा रिकॉर्ड हो रहा हो, अगर आपके पास पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन आ रही हो, ठीक है, और आपके पास एक पास्ट हिस्ट्री बिल्ड हो रही है, उससे क्या होगा कि आपके पास एक एम्पेरिकल प्रूफ आ जाएगा कि यार जब मैं एक टेस्ट देता हूं किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेशेंट के लिए तो उसके रिजल्ट्स किस किस्म के आने चाहिए। जब मैं एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूं तो उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ अ पेशेंट, राइट। तो जो हमारा आइडिया है ना यहाँ पे वो ये है कि यही कॉन्सेप्ट हम बिजनेस में लेके जाएं, और जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकें विद डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजीज। इससे फायदे तो बहुत सारे हैं। एक तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डेटा ड्रिवन होगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका डेटा कह रहा है उसी की बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। प्लस ये कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, और ये काफ़ी सारे लोग एक्चुअली अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये काम करती हैं, वो बेस्ड अपॉन, इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आपने ये देखना हो कि आप दराज के लिए काम कर रहे हैं और आपने 11-11 की सेल लगानी है, राइट, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास 11-11 की सेल में जिनके ऊपर सेल लगानी चाहिए, दैट इज समथिंग यू कैन ओनली डू इफ यू हैव सम data behind it. Or there is another very good example. I had a student who works who is a company, what's it called, shadiana.com or something like that. And what she does is उन लोगों ने एक काम किया हुआ है कि they have registered several other people or organizations जो कि शादी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटी पार्लर्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना। जब उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना, जब उन्होंने देखना होता है कि हम किस चीज़ पे सेल लगाएं, जब उन्होंने ये देखना होता है कि अच्छा हम कैसे जाके अपने प्लेटफॉर्म को किसी डिज़ाइनर को बेचें, राइट, या किसी डिज़ाइनर को कहें कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, तो वो क्या करते हैं कि वो डाटा अपना कंपाइल करते हैं, उसके अंदर से वो चेक करते हैं कि भाई कौन से लोग किस तरह की चीज़ें देख कर आते हैं, लोग किस किस्म के वेब पेजेस देखते हैं, किस किस्म के पेजेस, क्या एक ब्यूटिशियन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि वो सामने लेकर आए, एक डिज़ाइनर के लिए क्या चीज़ें जो कि सामने लेकर आए, और फिर once they have determined that, they take that information to the target business, get them to give some kind of feedback or create some kind of a page, and then monitor it कि क्या उसके ऊपर लोग आ रहे हैं कि नहीं है। उनकी डिसीजन मेकिंग इस बेसिस पे नहीं है कि उनकी गट फीलिंग क्या है, उनकी डिसीजन मेकिंग इस बेसिस पे है कि पास्ट हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल डाटा क्या है, और उसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, अलीबाबा वगैरह भी यही काम करते हैं। यस, false data. false data comes into the veracity of data. A false data is of course there with big data and with many modern tools and technologies. Now it is a big problem क्योंकि हमारा जो हमारा अमाउंट ऑफ फॉल्स डेटा वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, और वो फॉल्स डेटा कैन मिमिक योर ट्रू डेटा इन very good sense. Because so it is becoming a big fake problem. propaganda is also data. Yes, it is data. But that can affect the informed decision making. If we go by the data driven approach, then we are going in the wrong direction based on the fake data. Actually जो इसके अंदर जो फ़ायदा है ना हमें इस वक्त वो ये है कि डेटा के अंदर जो हमारा मेजॉरिटी पोर्शन होगा वो फेक डाटा नहीं हो सकता। जो इवन हमने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर भी हमने जो कुछ एनालिसिस वगैरह हमने किए थे एक ज़माने में, like fake news, fake tweeters, causing people to come on the streets just on the basis of fake news.
दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन हैपन। लेकिन हमें जो इस वक्त फ़ायदा है ना वो सोशल मीडिया का या बाकी चीज़ों का, वो ये फ़ायदा है कि हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। Yes, it is the methodologies with which that particular data is being generated have improved, लेकिन जो हमारी डिटेक्शन की मेथोडोलॉजीज हैं वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी But that's a time-taking process. हैं। It is a time taking By the process. time we challenge the authenticity of the data, Yes. the damage has been already done in That- most of the cases. Yes, that is true. लेकिन Hmm. the point is if this was not there, अगर हम बिल्कुल प्रोसेसिंग ना करें, फिर तो it would all be unbridled. फिर तो हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जो हमारी प्रोसेसिंग है ना, yes it takes time, right? लेकिन अगर ये ना हो तब भी नॉट तब भी, लेकिन आई थिंक वी वुड बी वर्स ऑफ अगर वो बिल्कुल ही हम एनालिसिस छोड़ दें। इस वक्त भी जो हमारे So पास false data comes under cyber threat, sort of cyber threat, Yes, sort of. or it's just related to network security. Cyber threat is not just related to No, it's not just network security, so- it comes into cyber threats as well and other threats, other mechanisms as well. लेकिन जो ओवरऑल आइडिया है ना वो ये नहीं कहता कि भाई आपने डाटा की बेसिस के ऊपर जो है ना बैठ के आपने प्लेन एक डिसीजन ले लेना। हाँ, इसके ऊपर ये ज़रूर है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता हाइब्रिड डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को हम कंबाइन करते हैं। लेकिन वो जो एक्सपर्ट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है ना, उसके अंदर हमें एज सच बहुत ज़्यादा कोई कंप्यूटेशनल टूल्स की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा ड्रिवन टेक्निक्स है ना, उसके अंदर हमें कंप्यूटेशनल टूल्स की भी ज़रूरत है। Yes. Do you think it depends upon domain to domain? Like if he's talking about news, that is a different domain. If we are talking about, for example, Target, they are accumulating their data based upon the purchases made by the customers. So that cannot never be a fake data. So can that depend on the domain of your business? Actually, जो fake data है ना, that would be there. That would always be there. Target की is a very good example, but we have examples of many other stores as well, जहाँ पे especially decentralized होने की वजह से stores made up numbers, and in many cases because they made up numbers, they made up sales, that goes on to affect many other things as well. That is a problem that we have, but the idea behind that is कि उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, ताकि लोग अगर जो स्टोर्स भी हैं ना हमारे पास, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड वो है और वो सेल्स वगैरह के गलत रिकॉर्ड दे देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मेथोडोलॉजी होना ज़रूरी है। वैसे तो पॉलिटिकल हो जाएगा, वरना मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे सकता था बड़ी रिसेंट, लेकिन चलें, आई स्किप दैट एग्जांपल। And to counter expert opinions come into play. पुराने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये डाटा फॉल्स लग रहा है, ये No, भी we हो typically सकता है। don't counter expert opinion, but what we do is we try to support expert opinions. One of the things that happens in healthcare, especially insurance fraud in healthcare, is pretty common outside of Pakistan, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना जो प्रॉब्लम है ना वो बेसिकली इसी वजह से है कि वहाँ पे लोग भी झूठ बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी झूठ बोल सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि झूठ बोल सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से आप इंश्योरेंस बंद नहीं कर सकते, इंश्योरेंस का मैकेनिज्म बंद नहीं कर सकते, ठीक है, उसको काउंटर करना ज़रूरी है। काउंटर करने के लिए फिर आप वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं प्लस एक्सपर्ट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उन दोनों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि आप लेकर आते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग होती है। इंश्योरेंस फ्रॉड तो खैर आपके पास और भी बहुत सारी जगहों पे होता है, कार इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो काफ़ी सारी और कंट्रीज़ के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, कनाडा में, स्वीडन वगैरह में, वो भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। लेकिन आपने उनको काउंटर करने के लिए और मेथोडोलॉजीज लेकर आनी है, आप ये नहीं कर सकते कि वो सिस्टम बंद कर दें, क्योंकि सिस्टम के बेनिफिट्स हैं ना। You're saying it will always be filtered data informed decision making, never just data informed decision making. We'll always have to filter out fake news or fake data and the real data. ये जो डेटा ड्रिवन डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है ना, दिस डज नॉट मीन कि आपने बस जो डाटा उठा लिया है ना, एक्वायर कर लिया है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग है। ये जो डाटा है ना, इसके ऊपर न्यूमरस स्टेप्स हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, विच आई विल एक्सप्लेन, जिसके अंदर आप डाटा को एनालाइज करते हैं, आप डाटा को मल्टीपल पॉइंट्स पे एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि अच्छा डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई मिसिंग डाटा ना हो, फेक डाटा ना हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चेक करनी पड़ती हैं।
तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप कंप्लीट डाटा आपका फेक हो गया, आपके पास डाटा का कुछ पोर्शन फेक होगा। अगर कंप्लीट डाटा फेक हो गया है, देखें एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका कंप्लीट डाटा फेक है तो यू आर बेसिकली इंजेक्टिंग गार्बेज, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू आउटपुट गार्बेज। कंप्लीट डाटा हमारा फेक नहीं होता, कुछ होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। आई गेस डाटा एक्विजिशन मैकेनिज्म्स That- जो है वो बाकी खास रोल प्ले करते होंगे। तो डाटा एक्विजिशन मैकेनिज्म अगर आपका बेहतरीन होगा तो फॉल्स डाटा आने का नॉट डाटा चांस कम है। एक्विजिशन, एक डाटा प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म। डाटा एक्विजिशन में हम अच्छा, कुछ भी एक्विजिशन acquire में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम्म। उसके बाद प्रोसेसिंग हम करके उसको क्लियर करेंगे। उसमें ऑथेंटिसिटी और क्रॉस चेक। यस, उसमें हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, फायदा क्या है इसका? अगेन यहाँ से विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये सारी की सारी बातें, जो हमारा डाटा होता है ना, जितना उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, उतनी वो डिसीजन मेकिंग रिस्की हो, ठीक है। अब ये बात समझने वाली है। अभी तक मैंने आपको बताया ना कि हम डाटा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करेंगे। दिस डज नॉट मीन कि हम डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग करेंगे। जो कंप्लीट डाटा है ना हमारे पास, टिपिकली ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो सबसे रिस्की है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम डाटा को पहले कन्वर्ट करें इंफॉर्मेशन के अंदर। जब हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम डाटा के अंदर से इंसाइट्स वगैरह कुछ निकालते हैं, डाटा की फॉर्मेट चेंज करते हैं। उसके अंदर से हम सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा कौन सा सही डाटा है, कौन सा गलत डाटा है, कौन सा डाटा हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा डाटा हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर जो इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज बेटर देन डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, लेकिन इट इज़ नॉट द बेस्ट। फिर हम ये चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर नॉलेज प्रोड्यूस करें, और नॉलेज is going to identify the links between your data. It is going to identify hidden links in your data which can be utilized for decision making. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास quite simply 10,000 पेशेंट्स का डाटा है और 10,000 पेशेंट्स के हार्ट रेट भी है मेरे पास और ब्लड प्रेशर भी है, ठीक है, सिर्फ दो चीज़ें। अगर मैं अपनी डिसीजन मेकिंग सारी उस पर कर दूँ, और मैं अपनी सारी डिसीजन मेकिंग इस बेस पे कर दूं कि यार ये जो मेरे 10,000 पेशेंट्स हैं, इनके अंदर जो है ना वो 99% पेशेंट्स का हार्ट रेट भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, तो जो भी मेरी इंश्योरेंस का क्लेम आएगा ना वो मोस्ट प्रॉब्ली से 1% यूजर्स के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मुझे कोई ज़्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट एक्चुअली थिंकिंग कि 10,000 पेशेंट्स का डाटा क्यों आया, अगर मैं उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दूँ और मैं वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकूँ कि यार सिर्फ ये डाटा नहीं है, बल्कि देयर मस्ट बी सम अदर डाटा जो कि उसके अंदर इंसाइट्स लेकर आ रहे हैं। पेशेंट्स किसी चीज़, हाँ इनका हार्ट रेट बीपी बिल्कुल ठीक है, सही है, नॉर्मल है, लेकिन मस्ट बी सम अदर अंडरलाइंग कंडीशन जिसकी वजह से उनका डाटा रिकॉर्ड हुआ हुआ है। वहाँ से क्या होगा कि मुझे एक नई इंसाइट मिलना शुरू हो जाएगी। नॉलेज क्या है कि अगर मैं उसको लिंक कर सकूँ, मैं उसको लिंक करके बता सकूँ कि अच्छा जो मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हुए पेशेंट के, इसमें इतने पेशेंट्स थे जो सिर्फ ओपीडी से आए, मतलब बाहर से आए, डॉक्टर से मिले, दवाई ली, चले गए, और कुछ पार्ट उन पेशेंट्स का है जो कि आके एडमिट भी हो गए, जिनके एडमिट ज़्यादा प्रोसेस भी है, टेस्ट भी हुए और उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे भी लगे। अब जब मुझे अपनी एक इंश्योरेंस चलानी है, ठीक है, एक इंश्योरेंस की कंपनी रखनी है, फिर मुझे उसमें क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि अच्छा अगर ओपीडी से एक पेशेंट जा रहा है वो कितने पैसे कर रहा है, अगर एक पेशेंट एडमिट हो जाता है तो वो कितने पैसे कर रहा है, मुझे किसको टारगेट करना चाहिए, मुझे क्या ओपीडी वाले पेशेंट्स को टारगेट करना चाहिए या एडमिट होने वाले पेशेंट्स को टारगेट करना चाहिए। ये वो डिसीजन मेकिंग है जो मैं करना चाहता हूँ। यस, इट इज़ बेस्ड अपॉन डाटा जो मैंने कलेक्ट किया था, बट इट डज नॉट यूज डाटा इन इट्स रॉ फॉर्म। वो डाटा ट्रांसफॉर्म होगा इनटू इंफॉर्मेशन और फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होगी इनटू नॉलेज, और जब नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उसकी बेसिस पे मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है विच इज़ विजडम। विजडम का मतलब ये है कि जहाँ नॉलेज जो है ना वो सारे हिडन लिंक्स आइडेंटिफाई करती है, वो कुछ लिंक्स वगैरह आइडेंटिफाई करेगी कि अच्छा कौन सा जो मेरा इंस्टेंस है या कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। विजडम आपको नए पाथवेज बना के देगी बेस्ड अपॉन सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट योर सिस्टम्स हैव हैड, या बेस्ड अपॉन कि आपके पास एक्सपर्ट क्या कह रहा है, प्लस आपका डाटा क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन आपने क्या निकाली है, नॉलेज क्या है। सो इट कंबाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो आप चैट जीपीटी के पास जाते हो, जब आप चैट जीपीटी से
कोई भी सवाल पूछते हो, ठीक है, चैट जीपीटी जो आपको आंसर दे रहा है दैट इज नॉट विजडम। चैट जीपीटी ने सिंपल डाटा पिक किया बहुत सारा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, उसको नॉलेज में कन्वर्ट किया, और अब आपको वो आंसर दे सकता है बेस्ड अपॉन कि उसके पास क्या नॉलेज पड़ी हुई है पिछली। इट कैन नॉट क्रिएट नॉलेज। और वो जो हमारा बेसिक एक वो चीज़ है ना जो हमारी मिसिंग है इस वक्त आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से, वो क्या चीज़ मिसिंग है? वो विजडम मिसिंग है। वो हम वो विजडम नहीं अचीव कर सकते, नॉलेज बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम अचीव कर सकते हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना बेस्ट डिसीजन मेकिंग की, वो नॉलेज ड्रिवन है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट द बेस्ट और द सेफेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आउट देयर, लेकिन विद द रिसोर्सेज दैट वी हैव और विद द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव, इस वक्त हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि हम नॉलेज बेस्ड डिसीजन मेकिंग करें। विजडम को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। विजडम आपने कभी वो देखा होगा कि अक्सर औकात आप जाए ना गाँव वगैरह में, तो आपके पास वो बूढ़े लोग होते हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अच्छा जो है ना वो क्या मतलब बीएड से होते हैं कि अच्छा अगर आपको जो है ना खांसी लगी हुई है, ठीक है, तो नींबू पानी पी लो, सही है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि अगर आपको फ्लू हुआ है आइसक्रीम खा लो, ठीक हो जाओगे, राइट। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसको जो है ना आप कर सकें कि भाई किसी पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, उन्होंने 50 लोगों को उन्होंने आइसक्रीम खिलाई पहले फ्लू वाले, वो सब ठीक हो गए, तो नहीं, उनको एक्सपीरियंस है उनका कोई, राइट। वो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? वो अपने पास से आ रहा है उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने कोई पाथवे डेवलप कर ली है। या अगर आप जाके बात करो, ये तो खैर फिर बहुत ओपन एंडेड से एग्जांपल है, अक्सर औकात जो आपके डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे जो आपके डोमेन एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, उनको एग्जैक्टली पता है कि बर्फ़ कब पड़नी है, उनको पता है, आपके किसानों को पता है कि अच्छा बारिश के कब चांसेस हैं, कब उनको फसलें लगानी है, राइट, बेस्ट टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पे उन्होंने जो है ना क्या काम करने हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने गेन किया, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ से उनके पास नॉलेज, कुछ डाटा आया, उन्होंने उसको प्रोसेस किया, कुछ नॉलेज में बनाया, और जब बहुत टाइम पीरियड गुजर गया तो जो नॉलेज के अंदर हिडन पाथवेज थे उन्होंने वो डेवलप किए और वो बन गई विजडम। अब जब वो नेक्स्ट फार्मर आएगा तो उसको बताएंगे कि बच्चे अच्छा अब ये काम करो, अब इस टाइम पे जाके कर दो, राइट, इस टाइम पे जाके बीज बो दो, इस टाइम पे जाके पानी दो, उन्होंने बिल्ड किया विजडम। अच्छा इधर ही एक पॉइंट, सॉरी, बिलीफ और फॉल्स बिलीफ, मैं इधर एग्जांपल ये दूंगा कि अभी भी मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे अभी भी खैर बारिश नहीं हुई सीजन, लेकिन अभी भी वहाँ पे जनरल पब्लिक में कॉन्सेप्ट है, एक परिंदा होता है, उसकी एक बड़ी बारीक सी बात होती है, अगर रात को वो बोले तो कहते हैं जी बारिश होगी, हालांकि 3 महीने हो गए वो बड़ा बोला बारिश नहीं हुई। तो ये फॉल्स बिलीफ, फेक बिलीफ लोगों के हैं। that is not exactly wisdom, that is a हाँ, लेकिन ये बिलीफ यहाँ पे जो एक्सपर्ट ओपिनियन में जैसे आपने बात की है कि उसमें लोगों के बिलीफ्स भी होते हैं, गट फीलिंग्स भी होती है, वो इधर कहीं इस पूरे ट्रैक जो हाँ लाइक that does affect Belief system wisdom. हमारा जो yes, होता है। that does affect the wisdom, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, that does come into play for wisdom। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो करके मूव करते हैं ना, तो what we essentially want to do is कि वो जो बिलीव्स हैं ना आपके, उनको हम इस नॉलेज तक अगर हम उसको जस्टिफाई कर सकें, सिर्फ तभी वो विजडम का पार्ट बने। अगर हम उसको नॉलेज में जस्टिफाई ना कर सकें तो फिर वो कभी भी क्योंकि wisdom का बहुत से part ना बिलीव्स बने। ऐसे हैं जो लोग एक्सप्लेन या प्रूफ ही नहीं कर सकते कि व्हाई डू दे बिलीव इन हाँ, समथिंग, yes, और that is दे the कांट essence- एक्सप्लेन व्हाई डू yes, you cannot explain, or that is a part of your knowledge। belief system is a part of your knowledge, और वो जो part of your knowledge है ना, that goes into play with wisdom but not directly। द ओनली सपोर्टिंग आर्गुमेंट दे गेट इज जी बड़े कहते हैं, बड़ों से सुनते आ रहे हैं, Yes. तो कभी उन्होंने बड़ों की बात को चैलेंज नहीं किया तो वो वैसे ही चलता आ रहा है। yes, लेकिन हम वहाँ पे वो बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअली ट्रू भी हो, क्योंकि हमने ये देखना है ना कि कुछ बातें वो हैं कि जो एक मिथ है, मिथ, ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो हम मिथ वाली बात नहीं कर रहे तो हैं। बेसिकली आजकल का जो दौर है, लास्ट जो 10 इयर्स अगर देखें, जो नेक्स्ट जनरेशन है, अब बहुत से मिथ्स हैं जो लास्ट 30 to 40 ईयर से चलते आ रहे थे, वो टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं, फैक्ट्स बेसिस। अब जो यंग जनरेशन है दे ओनली गेट कन्विंस्ड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड डेटा, yes, that शो देम प्रूफ। तो Yeah. वो जो 30-40 साल हमारे से पिछली जनरेशन जो है, जो मिथ्स की बेसिस पे अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं, अब वो जनरेशन है ये ऐसे सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं करते।
लेकिन हाँ। इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फॉल्स प्रोपेगेंडा का ये सबसे बड़ा टारगेट है ये Yes, वाला जो लेकिन अब हम यही चाहते हैं ना, क्योंकि दे रिलाई ऑन द डेटा दे Yeah, now कंसीडर that द we डेटा have, इज yes, ऑथेंटिक now that we have moved on from those myths, what we want to do is कि जो हमारा डेटा है उसी की बेसिस के ऊपर हमारे पास ऐसे विजडम के एलिमेंट्स आए, ऐसे पाथवेज आए जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए रिस्क ऊपर है, अगर डेटा Yes. गलत होगा तो विजडम भी गलत हो। Exactly. तो डेटा करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी। तो जो आपने एग्जांपल दी थी वेरी रिलेटेड टू फीडबैक, मतलब उन्होंने अपने आप को एक इनपुट दिया कि अच्छा इस टाइम के अंदर बारिश होगी, एंड देन इट प्रूव्ड राइट कि सही इस टाइम के अंदर बारिश हुई। तो उन्होंने फिर एक किस्म का अपने अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म उन्होंने किया कि अच्छा मैंने ये सोचा था कि इस टाइम के अंदर होगी और इस टाइम पे हुई, तो इस बेस के ऊपर उनके एक एक्सपीरियंस बन गया। तो अगर हम चैट जीपीटी की इसी तरह की एग्जांपल ले लें तो उसमें भी फीडबैक वाला एक ऑप्शन आता है, तो उससे क्या विजडम अचीव नहीं हो सकता? नहीं, वो जो फीडबैक वाला सिस्टम है ना, वो जो फीडबैक आप कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा है। ये जो चैट जीपीटी को आप फीडबैक देते हो ना, वो चैट जीपीटी के लिए डेटा है। चैट जीपीटी को उससे पता चलता है कि जो उसने आंसर दिया है ना वो सही है या गलत है, और उसकी बेसिस के ऊपर चैट जीपीटी ये करता है कि बेसिकली अपने आप को रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है या अपने आप को पनिश करने की कोशिश करता है बेस्ड अपॉन कि उसने क्या रिजल्ट निकाला है। तो वो डेटा है, उसकी बेसिस के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो, ठीक है, वो तो एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, फिर नॉलेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसके ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो वो एक्चुअली डाटा है आपके पास। लोगों के पास भी यही है, जब आपने देखा कि ये काम हुआ है, जो आपको फीडबैक मिला है वो आपके लिए डाटा बन गया। ठीक है, बिजनेसेस में भी यही काम है। अच्छा, डेटा साइंस क्या है? यहाँ तक हमने बात की ना कि डेटा क्या है, हमने अचीव क्या करना है। डेटा साइंस जो है, अगर आप जनरली स्पीकिंग साइंस की बात करें ना, तो साइंस basically talks about a systematic and organized approach, ठीक है, to do something। जैसे फिजिक्स की बात करें तो a systematic और organized approach for physical sciences, chemistry की for for chemicals and other things। data science जो है that talks about a systematic and organized approach to acquire knowledge about data। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई planned activity हो या कोई एक ऐसी आपने ऑर्गेनाइज मेथडोलॉजी यूज़ करनी है जिसके ज़रिए आप डेटा को समझ सकें और डेटा से नॉलेज एक्वायर कर सकें या डेटा से डिसीजन मेकिंग कर सकें। दिस इज डेटा साइंस या द साइंस ऑफ डेटा। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो, अगर आपको CS आती हो, मैथ्स आती हो, स्टैट्स आती हो, तब भी आप एक डेटा साइंटिस्ट नहीं हो सकते। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है ना वो है डोमेन नॉलेज का। और ये डोमेन नॉलेज बेसिकली बात करती है कि जिस जगह पे आपने काम करना है, जिस फील्ड में आपने काम करना है, चाहे वो हेल्थ केयर हो जाए, चाहे वो बिजनेस हो जाए, उस फील्ड का डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है। वंस यू हैव दैट डोमेन नॉलेज, उसके बाद ये जो कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है और स्टैट्स है, ये वो बेसिक लेवल ऑफ स्टैट्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस है। सो दैट आई मीन एक वो बेस लेवल और प्लस ये कि योर एबिलिटी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स एज वेल, जिसकी बेसिस पे आप ये सारे कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। टिपिकली आपके पास जो डेटा साइंस है वो हमारे पास लाई करती है मैथ्स और स्टैट्स की कुछ नॉलेज, कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आपके पास हैकिंग स्किल्स। हैकिंग बाय द वे बेसिकली मीन्स इफ़ यू कैन कोड समथिंग दैट इज़ अ हैक, ठीक है, और इफ़ यू कैन राइट सम काइंड ऑफ अ कोड जो कि कुछ करता हो, या कुछ एक्शंस ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो कि जो एक्चुअल जो भी आप जिस टूल के साथ काम कर रहे हो उसका जो एक्चुअल पर्पस था उसकी जगह वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, तो दैट इज़ हैकिंग। आपको एक्चुअल वो टीवी वाली हैकिंग जो है ना वो दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है, वो तो टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ होती है और आपको वो चाहिए भी नहीं। और कुछ आपको जो है ना चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, डोमेन नॉलेज आपको चाहिए। डोमेन नॉलेज आपको इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हम देखेंगे डेटा साइंस में जितने भी हम काम करते हैं ना, ये सारे आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि डाटा होगा किस तरह का, जब आपको पता हो कि आपने एंड रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करना है। अगर आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते डाटा साइंस में, ठीक है। अब जो डाटा साइंस का एक्चुअल प्रोसेस है वो ये है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर डाटा
into knowledge, you need to do some steps. And these steps include acquisition of data. Data को कुछ maintain वगैरह करना होता है, उसके बाद data को process करना होता है, analyze करना होता है और finally इसको report करना होता है. लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत abstract sense में हम बात कर रहे हैं. Actually हम कुछ steps follow करना चाहते हैं, कुछ magic apply करना चाहते हैं, जो कि हमारे data के ऊपर when it is acquired from any legacy system, any kind of sensors या any kind of other source से data collect करें और उसके बाद decision making करने के लिए कुछ visualizations produce कर सकते. ठीक है, ये सब बातें हम आएंगी, किस किस्म की visualization होगी, क्या होगा. पहली चीज़ हमें यहाँ समझने वाली है ना, वो ये है कि ये जो data science magic की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है. ये जो data science magic है ना, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है. ये प्रोसेस स्टार्ट होता है विद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. सबसे पहला काम आपका ये है कि आप एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हो कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो या आपकी प्रॉब्लम क्या है. देन आप डाटा एक्वायर करते हो. अब यहाँ भी जो डाटा एक्विजिशन है, दिस रिलेट्स टू कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है. ये नहीं है कि आपने जितना डाटा हो सकता था दुनिया जहाँ का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, नहीं. विद इट शुड समहाउ लिंक विद योर प्रॉब्लम. देन you need to do some kind of pre-processing on this data which has been acquired, ताकि इस particular data को आप थोड़ा साफ कर सको, clean कर सको. क्योंकि जो data collect होता है ना, इसके अंदर dirty data भी होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, false data भी हो सकता है. कुछ pre-processing आप करते हो ताकि data जो है वो थोड़ा सा clean हो सके. फिर उसके बाद हम एक करते हैं चीज़ जिसको कहते हैं exploratory data analysis. Exploratory data analysis ये कहता है कि हम data को समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा में किस किस्म की चीज़ें हैं, फीचर्स क्या हैं डाटा के, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं. इस तरह की चीज़ें हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में करते हैं. फिर हम करते हैं फीचर इंजीनियरिंग. फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जो हमने डाटा एक्वायर किया हुआ, उस डाटा के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट जो है ना उसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट उसके फॉर्मेट्स होते हैं. उनको समझने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, कुछ चीज़ें रिमूव करने के लिए हम करते हैं फीचर इंजीनियरिंग. फीचर फॉर एग्जांपल आपकी एज एक फीचर है, आपका नाम एक फीचर है. ठीक है. फिर हम करते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. ये जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, ये मशीन लर्निंग वाला काम है, जिसके अंदर हम कोई मशीन लर्निंग का कोई मॉडल डेवलप करते हैं. ठीक है, जो कि पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है आपके डाटा के अंदर. आप अपने मॉडल को इवैल्यूएट करते हो इन ऑर्डर टू सी कि जो पैटर्न्स आपके मॉडल ने आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो सही है या गलत हैं. उसके बाद आप अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हो और फाइनली अपने मॉडल को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हो. फिर आपका मॉडल जो है ना, जो भी मशीन लर्निंग का मॉडल है या जो भी आपका सिस्टम है कंप्यूटिंग का, मशीन लर्निंग का, जो उसने पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं आपके डाटा से, वो अनसीन डाटा, मतलब न्यू डाटा जो उसके पास आ रहा है, उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग करेगा. ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक जो है ना वो प्रेडिक्शंस करेगा. ये जो डिसीजन मेकिंग करता है, इसको फिर आप विजुलाइज करते हो. ठीक है, विजुलाइज इस तरह से करते हो ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए आसानी हो. और जब ये काम आप कर चुके होते हो, फिर आप चेक करते हो कि यहाँ पे क्या काम खत्म हो गया. इफ़ यू आर डन तो यू आर डन, अदरवाइज यू विल स्टार्ट दिस होल प्रोसेस अगेन. ये एक लूप में चलता रहता है प्रोसेस. यस सर, आपने कहा कि फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपकी एज एक फीचर है, तो आप इसे वेरिएबल भी कह सकते हैं. आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो यस वेरिएबल एग्जैक्टली फीचर का एक और जो नाम है वो वेरिएबल ही उसको कहते हैं. इसमें होता ये है कि फीचर इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर मैंने सबकी एज ऑब्जर्व की हो ना, तो वो बेसिकली मेरे पास एक रिकॉर्डेड एक फीचर आ गया. लेकिन फीचर इंजीनियरिंग में मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अब एज को एज ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दूँ. मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एज को कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँ. तो फीचर इंजीनियरिंग ये देखता है कि क्या मुझे एज को एज ग्रुप में डालना है. टाइप तो फिर वेरिएबल की हुई ना. आपने कहा कि अगर आपके पास एज रेशो में आ रही है तो आप इसे नॉमिनल में भी, इंटरवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह के स्केल पे आपने मेजर किया होगा तो हम फीचर को रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल के साथ. फीचर और वेरिएबल आर सेम थिंग्स. यस, दे आर द सेम थिंग्स. अच्छा, why do we need to go again towards problem formulation? because we don't Something went wrong. Sorry. मतलब Yeah, if कुछ something goes wrong, if something is goes not wrong, complete. visualization गलत बन गई या कोई डाटा गलत आ गया, पता कैसे लगा कि कुछ गलत हो गया. दोबारा से विजुअलाइजेशन में जब हम डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं ना, जब एक्चुअल डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट, तो वहाँ पे हमने डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की है. If that particular decision making is not something that you
accept, or the basically decision maker or business analyst accepts, then we need to go again and update it again. So again, human expertise are involved. Of course, human expertise are always involved. So you can suggest a particular decision, you cannot make a decision. That is an important aspect. Mostly data science is more of a recommendation Yes, system most of the and recommendations. augmentation. Yes, Augmentation to decision making, yes, to augment decision decision making making process. की exactly. augmentation है. Yes, बिल्कुल. Replacement नहीं है. Human Replacement expertise की नहीं है. replacement नहीं है. नहीं, नहीं, It's just an replacement augmentation Yes. for more enhanced and more smart decisions. Yes, data informed. Data informed decisions. जब आप कहते हैं आपने उसको दोबारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से लाना है सपोज किसी वजह से, तो क्या उसके साथ आपकी सिचुएशन और टाइम उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा? सपोज आपने एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर डाटा चेक किया, लेकिन जब आप दोबारा लाएंगे मे बी उसमें मोर और डाटा ऐड हो चुका हो, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो, इस तरह की कोई चीज़ें इसको होती हैं, ये हमेशा होती हैं, लेकिन तो फिर इसमें इस तरह तो हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी तो बनाते रहेंगे कि हमें भी करके रख ही जाना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. देखें, जैसे जैसे हमारे पास नया डाटा आता है ना, हमें ये देखना है कि जब हमने फाइनल विजुलाइजेशन पे पहुंच गए ना, जब हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई थी विजुलाइजेशन पे पहुंच के, दिस सिस्टम विल गेट डिप्लॉयड. जैसे जैसे नया डाटा आता जाएगा, ये विजुलाइजेशन वैसे ही अपने आप को अपडेट करती जाएगी. लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है वो ये हो रही है कि विजुलाइजेशन के बाद आपके डिसीजन मेकर ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट डाटा. नाउ यू नीड टू गो अगेन एंड फिगर आउट व्हाट इज द राइट डाटा. अच्छा, एक एग्जांपल है कि अगर कोई भी आप डोमेन ले लें, फाइनेंस की, मेडिकल की, बैंकिंग की, उसमें अगर एक रिसोर्स है जिसने सिर्फ 1 साल काम किया है लेकिन 0 से 1 ईयर तक उससे सिर्फ डाटा साइंस में किया और एक्सपर्ट है वो टूल्स का, डाटा का, और एक रिसोर्स है जिसने डाटा साइंस में मतलब कुछ नहीं किया हुआ लेकिन वो एक्चुअल डोमेन नॉलेज का 5 ईयर्स है. So can we relate both resources या evaluate can we even compare their expertise? Both are working in the same domain on the same data, but one has a scientific and tool based approach जो 1 साल अगर उसने डाटा साइंसेस को ही देखा, और एक है जिसने डाटा साइंस को नहीं देखा लेकिन 5 साल उसने एक एक्चुअल फील्ड में काम किया. Actually, So who would be rated above? to be honest, the person who has done work in data Yeah, science. Okay, even with just 1 Yeah. year experience, Yeah. but if the data is correct, then he's going way forward than Yeah. the manual. Yeah. And there's this quote Okay. going on these days: you won't be replaced by artificial intelligence, but you could be replaced by somebody who uses artificial Yeah. intelligence better than you. Absolutely, that is absolutely true. Acha, so in order to achieve this transformation, what we want to do is we want to identify के कौन-कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम डेटा साइंस को यूटिलाइज करते हुए बिजनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. सो इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, जैसे कि लोगों की बाइंग हैबिट्स क्या हैं, राइट. जैसे कि इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि फॉर एग्जांपल सर्दियाँ शुरू होने से पहले लोग जैकेट्स वगैरह ज़्यादा लेंगे, right? लोग जो है ना वो ब्लैंकेट्स वगैरह हो सकते हैं ज़्यादा लें. या इसी तरह से आपने और ट्रेंड्स देखने हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के, अगर आप फॉर एग्जांपल दराज में हो या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ पे एक यूज़र आता है और आके जूते ले लेता है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी रिकमेंडिंग टू. ये कहाँ से आपको पता चलेगा? अब वो बातें आपको ऑफ कोर्स किसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड को एनालाइज करके कि अच्छा जो लोग टिपिकली जूते लेते हैं वो उसके अलावा और क्या चीज़ें लेते हैं, जब आप ये एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा. इस तरह के एनालिसिस वगैरह के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके अलावा अगर आपने कस्टमर बिहेवियर या मार्केट ट्रेंड्स देखने हो कि इस वक्त जो है ना एक पर्टिकुलर ब्रांड के स्नीकर्स बहुत पॉपुलर हो गए, राइट, या कस्टमर्स का बिहेवियर जो है ना वो क्रिसमस के पास क्या है या ईद के पास क्या है, उन चीज़ों के लिए भी अगेन आप डेटा साइंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो. फिर प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ना वो अगर अपना वेयर हाउसेज बनाना शुरू कर देता है तो इट शुड नो कि 11/11 की जो सेल है उसमें कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं, वो अपने वेयर हाउस को उसको स्टॉक कर दे. या आपको अगर पता है, एग्जांपल तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे कि रमज़ान के अंदर जो है, रमज़ान से बिल्कुल पहले लोग स्टॉक कर देते हैं फ्रूट्स वगैरह और फिर एकदम प्राइस बढ़ा देते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ एनालाइज किया हुआ है, राइट. तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो. What about outliers? आउटलायर्स we'll see. आउटलायर्स के हमारे पास रिमूवल के और काफ़ी वो तरीके हैं. We don't consider outliers. No. अच्छा, फिर अगर आपने परफॉर्मेंस मेजर करनी हो अपने बिजनेस की, कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह की बेसिस के ऊपर, अगेन यू कैन डू दिस विद डेटा साइंस एज वेल. देन
continuous monitoring वगैरह KPIs की, that is also possible with data science. अगर आपने अपने प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करने हैं, प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू एनालाइज के आपके पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा जो है ना वो हॉलीडेज़ लेना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पता लगता है कि ईद से 2 दिन पहले मेरे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है ना वो वैसे ही लीव के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग यही है कि आप 1-2 दिन पहले उनको छुट्टी दे दो, राइट, सब एम्प्लॉयज़ को, ताकि जिसने जाना है वो चला जाए, जिसने दूर जाना है सब, हर बंदा रिलैक्स कर सके. इस तरह की इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कैसे होगी जब आप डाटा को देखोगे, राइट. तो अगेन दिस इज समथिंग वेयर डाटा साइंस कैन हेल्प यू एज वेल. या इसके अलावा अगर आपने ये देखना हो गूगल के हेडक्वार्टर्स में ना, आई वेंट देयर लॉन्ग अगो, गूगल के हेडक्वार्टर्स में दे हैड दिस थिंग, दे हैड अ वेंडिंग मशीन, और उस वेंडिंग मशीन के अंदर व्हाट दे डिड वाज के दे प्लेस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन, और पहले जो है ना उसके ऊपर ऑफ कोर्स हर चीज़ की प्राइस जो थी ना उसी के हिसाब से थी. तो एज अ रिज़ल्ट ये होता था कि जो स्निकर्स बार्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो सस्ती थी, और फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो महंगी थी. तो गूगल के एम्प्लॉयज़ ने उनको सजेस्ट किया गूगल को कि आप इसको रिप्लेस करते हैं कि जो चीज़ें हेल्दी हैं उनकी प्राइस कम कर दें, और जो चीज़ें अनहेल्दी हैं उनकी प्राइस बढ़ा दें. एज अ रिज़ल्ट यू वुड सी वेंडिंग मशीन्स देयर जहाँ पे एप्पल्स वगैरह जो हैं वो कुछ सेंट्स में अवेलेबल होंगे, लेकिन जो स्निकर बार्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, वो बहुत महंगी थी, ठीक है, एज अपोज टू बाहर. स्टाफ इंगेज हो गया, राइट. कैसे पता चला? स्टाफ ने कहा कि भाई दिस इज़ नॉट गुड, ये हेल्दी नहीं है, तो प्लीज़ इसको चेंज कर दो. उसकी बेसिस के ऊपर दे कुड चेंज इट, राइट. इसके अलावा काफ़ी सारी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी ये ऐसा होता है कुछ जगहों पे कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लंच वगैरह खुद ऑफर करना शुरू कर देती हैं. उससे क्या होता है कि अगर आपको लंच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है तो फिर आपके स्टाफ ने कहीं जाना नहीं है, घर से कुछ लेकर नहीं आना, उनके लिए आसानी है, दे कैन वेरी इजीली डू दिस. और डे केयर्स बहुत सारी जगहों पे अब जो है ना वो